गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। उसी के अंदर है कौंसल शासन व्यवस्था और सुधारों का दौर। ठीक है, जब नेपोलियन बोनापार्ट को प्रथम कौंसल बना दिया गया था, ठीक है, तो और जो कौंसल शासन व्यवस्था फ्रांस के अंदर लागू हो गई थी, तो उस कौंसल शासन व्यवस्था के सामने भी कई समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, परंतु कुछ काम ऐसे थे जिनकी तरफ तुरंत ध्यान देना आवश्यक था। और वे थे एक नए संविधान का निर्माण, आंतरिक शांति और व्यवस्था में सुधार, और फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना तथा शत्रु संघ को छिन्न भिन्न करना। ठीक है, तो हम लोग इसी में बात करते हैं। सबसे पहले संविधान का निर्माण। नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के बाद 1 माह के भीतर ही नया संविधान बनवाकर उसे लागू भी करवा दिया। क्रांति के बाद यह चौथा संविधान था। इसके निर्माण में नेपोलियन का सर्वाधिक योगदान रहा था। संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया कि शासन के सर्वोच्च अधिकार नेपोलियन को प्राप्त हो जाए। कार्यपालिका शक्ति तीनों काउंसिलों को सौंप दी गई। काउंसिलों की कार्यावधि 10 साल तय की गई। काउंसिलों का निर्वाचन सीनेट नामक संस्था को सौंपा गया, परंतु शुरू के तीनों काउंसिलों का नाम पहले से ही संविधान में रख दिया गया था। ये थे नेपोलियन, जो कि प्रथम काउंसिल था, कैम्बेसरी द्वितीय काउंसिल और लिब्रन तृतीय काउंसिल। राज्य की अधिकांश शक्तियाँ प्रथम काउंसिल में निहित कर दी गई। नए संविधान में 4 संस्थाओं की व्यवस्था की गई: राज्य परिषद, ट्रिब्यूनेट, व्यवस्थापिका और सीनेट। राज्य परिषद का काम विधेयकों का प्रारूप तैयार करना था। ट्रिब्यूनेट उन विधेयकों पर वाद विवाद कर सकते थे, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। व्यवस्थापिका में 300 सदस्यों का प्रावधान था। व्यवस्थापिका अपने सम्मुख रखे जाने वाले विधेयकों पर वोट दे सकती थी, परंतु उसे विधेयकों पर विवाद करने का अधिकार नहीं था। गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर व्यवस्थापिका वोट देती थी। सीनेट को संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा सीनेट को काउंसिलों, ट्रिब्यूनेट के सदस्यों तथा व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को भी चुनती थी, किंतु इस काम में वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। इस संविधान में भी फ्रांस के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया, परंतु वह मात्र ढोंग था और उसका एकमात्र उद्देश्य नागरिक जनप्रभुत्व के ढकोसले को जीवित रखना था। अन्यथा जनता का प्रभुत्व समाप्त हो चुका था। नेपोलियन फ्रांस का प्रभु बन चुका था। अपने सुधारों के द्वारा अपने आप को इस योग्य भी प्रमाणित कर दिखाया था। अब बात करते हैं व्यवस्था की स्थापना करना। पिछले कई वर्षों से क्रांति और विदेशी युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। देश में शांति और सुव्यवस्था का अभाव था। पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया था, परंतु उसके स्थान पर नई व्यवस्था भलीभांति नहीं जम पाई थी। अतः नेपोलियन का प्रथम कार्य संस्थाओं को नवीन संगठन और सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण था। इसके लिए नेपोलियन ने क्रांति की भावना एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया। उसके सुधारों का ध्येय सामाजिक समानता स्थापित करना था। इस दृष्टि से उसने पुराने मतभेद, दलबंदी और झगड़ों को बुलाकर सभी को समान स्थान दिया, किंतु जो लोग उसकी इस नीति से संतुष्ट न हुए उनको उसने कठोरता एवं निर्दयता के साथ कुचल दिया। वह न तो जैकोबिन था और न राजतंत्र का समर्थक। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि जो लोग फ्रांस में रहते हैं और आकर बसना चाहते हैं वो मौजूदा शासन व्यवस्था के प्रति वफादार रहें। उसने सरकारी पदों के लिए द्वार सभी के लिए समान शर्तों पर खोल दिए। भगोड़ों तथा विद्रोही पादरियों के विरुद्ध जो कानून पास किए गए थे उन्हें उसने नरम बना दिए थे। क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भागने वाले कुलीनों और सामंतों को फिर से फ्रांस में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। पादरियों से सिर्फ राज्य भक्ति का वचन देने को कहा गया
उसने कैथोलिक पूजा की छूट भी दे दी। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को खुश करने के लिए चतुरता एवं दूरदर्शिता का सहारा लिया। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक सुधार की। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। राष्ट्रीय महासभा ने क्रांति की भावना में बहते हुए संपूर्ण फ्रांस को भिन्न भिन्न विभागों में विभाजित कर दिया था तथा प्रत्येक डिपार्टमेंट का अधिकारी वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। डायरेक्टरी का शासन काल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। नेपोलियन ने इसे ठोस रूप दिया। उसने संपूर्ण फ्रांस को विभागों में बांट दिया, कह सकते हैं जिलों में बांट दिया। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था जो प्रीफेक्ट कहलाता था। जिलों को उप विभागों यानी अरेंजमेंट में बांटा गया और उसका अधिकारी उप प्रीफेक्ट कहलाता था। प्रत्येक नगर अथवा कम्यून का प्रमुख मेयर कहलाता था। नेपोलियन ने अधिकांश विभागों पर अपने सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। ये सैनिक अधिकारी सिर्फ नेपोलियन के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन पर नेपोलियन का पूरा अधिकार हो गया। देश की व्यवस्था और शांति की स्थापना के लिए यह परम आवश्यक था। अब हम बात करते हैं नेपोलियन के आर्थिक सुधारों की। ठीक है, फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्रांति के पूर्व ही खराब हो चुकी थी और क्रांति की उथल पुथल के कारण और भी अधिक बिगड़ गई थी। उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे। राज्य के कर नियमित रूप से वसूल नहीं हो पाते थे, जिससे राज्य की आय में भारी कमी आ गई थी। नेपोलियन ने आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उसने सरकारी कर पद्धति में परिवर्तन किया। अब तक करों की इस वसूली स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जाती थी। नेपोलियन ने राजकीय करों की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था व्यापार वाणिज्य की स्थिति में सुधार लाना। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। स्वर्ण तथा चांदी के सिक्कों का स्तर निर्धारित किया गया। प्रत्यक्ष करों को कम किया गया तथा अप्रत्यक्ष करों जैसे शराब, नमक, तंबाकू आदि को बढ़ाया गया। पराजित देशों से फ्रांसीसी सेनाओं का खर्चा वसूल किया जाने लगा तथा युद्ध का हर्जाना भी लिया जाने लगा। व्यापार की उन्नति के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया तथा खाद्य सामग्री की सुव्यवस्थित वितरण पद्धति के संबंध में कई नियम बनाए गए। दशमलव को लागू किया गया तथा यातायात के साधनों को भी सुधारा गया। इन सब के परिणाम स्वरूप फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत हो गई। अब बात करते हैं पोप के साथ में समझौता। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में नेपोलियन स्वयं तटस्थ था, परंतु सार्वजनिक जीवन में वह धर्म के महत्व को समझता था और इसका प्रयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में चाहता था। फ्रांस के अधिकांश निवासी रोमन कैथोलिक थे और क्रांति के पूर्व रोमन चर्च फ्रांस के राजतंत्र तथा कुलीनों का समर्थक था। क्रांति के समय में चर्च की संपूर्ण संपत्ति तथा भूमि को जब्त कर लिया गया और पादरियों के विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए गए। पादरियों को सरकारी कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई तथा उन्हें पादरियों के संविधान के प्रति शपथ लेने के लिए विवश भी किया गया था। अधिकांश पादरियों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया और फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। काफ़ी रक्तपात के बाद भी समस्या का सही समाधान नहीं हो पाया था। नेपोलियन ने कैथोलिकों का विश्वास जीतने का निश्चय किया। इसमें उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से राजनीतिक था। वह राजतंत्र के समर्थकों और पादरियों के गठबंधन को समाप्त करना चाहता था ताकि उसकी स्वयं की सत्ता सुदृढ़ हो जाए। वह कैथोलिकों को सभी स्वतंत्रता देने को तैयार था, बशर्ते कि वह क्रांति द्वारा स्थापित व्यवस्था का विरोध करना छोड़ दे। स्वयं नेपोलियन को धर्म के प्रति अधिक अनुराग नहीं था। वह कहा करता था, मैं मिस्र में मुसलमान हूँ और फ्रांस में कैथोलिक। वह अन्य लोगों पर किसी विशेष धर्म को लादना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक समझदार राजनीतिज्ञ की हैसियत से पोप के साथ समझौता करने का निश्चय किया। इस समझौते से क्रांतिकाल में पारित बहुत से चर्च विरोधी नियम समाप्त हो गए और चर्च तथा राज्य के मध्य निश्चित संबंध कायम हो गए, जो एक लंबी अवधि तक कायम रहे। पोप के साथ संपन्न समझौता कॉनकॉर्डेट के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास के अंदर कॉनकॉर्डेट क्या था?
तो जो नेपोलियन और पोप के साथ जो समझौता हुआ था उसे कॉनकॉर्डेट कहा जाता है। इस समझौते के द्वारा पोप ने क्रांति काल में चर्च की जब्त भूमियों पर से अपना अधिकार त्यागना स्वीकार किया और बदले में नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। पादरियों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दिया गया, परंतु उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप को ही सौंपा गया। पादरियों को वेतन राजकोष से देने की व्यवस्था जारी रखी गई। पादरियों को फ्रांस के संविधान के प्रति भक्ति की शपथ लेने की व्यवस्था भी रखी गई। निर्वासित पादरियों को जो क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, उन्हें फ्रांस वापस लौटने की अनुमति मिल गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्रांति के कैलेंडर को भी स्थगित कर दिया गया तथा प्राचीन अवकाश के दिन पुनः प्रचलित हो गए। केवल 14 जुलाई तथा 22 सितंबर को प्रजातंत्र की स्थापना के दिवसों पर अवकाश रखा गया। क्रांति की शेष सभी छुट्टियां को बंद कर दिया गया। नेपोलियन की धार्मिक नीति से फ्रांस के अधिकांश लोग संतुष्ट हो गए। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई थी, अतः वे नेपोलियन के समर्थक बन गए। पादरी लोग भी जो क्रांति के विरोधी थे अब नेपोलियन के समर्थक बन गए। इस प्रकार नेपोलियन ने विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग किया। उसका कहना था कि राज्य में एक धर्म होना चाहिए, परंतु उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। इस समझौते से फ्रांस के चर्च पर सरकार का नियंत्रण कायम हो गया। अब हम बात करते हैं शिक्षा संबंधी सुधार के बारे में। नेपोलियन ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया। उसने शिक्षा के कार्य को 3 भागों में विभाजित किया: प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय। प्रत्येक नगर में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। शिल्प और व्यवसाय के विद्यालय भी खोले गए। पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों तथा प्रोफेसरों की नियुक्ति नेपोलियन स्वयं करता था। देश के सभी उच्च विद्यालयों को इस विश्वविद्यालय के साथ संबंधित किया गया। नेपोलियन ने निर्धन तथा योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की तथा शोध कार्यों के लिए एक पृथक संस्था की भी स्थापना की। अब बात करते हैं विधि संहिता की। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका नियम संग्रह अथवा विधि संहिता ही है। सेंट हेलेना में एक बार नेपोलियन ने कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और जो चिरस्थायी सिद्ध होगी। वस्तुतः विधि संहिता का महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है। उसके नियम संग्रह संपूर्ण मानव समाज के लिए सर्वोत्तम उदार कार्य है। क्रांति से पूर्व फ्रांस के विविध प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे और उनमें से किसी प्रकार की समानता नहीं थी। क्रांति काल में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु जिसमें उसे विशेष सफलता नहीं मिली। नेपोलियन ने इस अधूरे काम को पूरा करने का निश्चय किया। क्रांति के पूर्व ही असंख्य कानून थे और क्रांति के साथ नए कानूनों की बाढ़ आ गई। इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानूनों की पारस्परिक असंगतों को दूर करके उन्हें क्रमबद्ध किया जाए और जनता के सामने स्पष्ट, युक्तिसंगत तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे न्याय के मामले में लोगों के दिलों में जो अब तक संदेह और अनिश्चितता फैली हुई थी वह दूर हो जाए और प्रत्येक नागरिक को भी कानून की जानकारी हो जाए। इस संहिता को तैयार करने में नेपोलियन ने काफ़ी रुचि ली। इसका ढांचा सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति और संयुक्त पारिवारिक जीवन के आधार पर खड़ा किया गया था। सिविल मैरिज और तलाक की संस्थाओं को मान्यता देकर इस विधि संहिता ने यूरोप में इस बात को प्रचलित कर दिया कि बिना पादरियों की सहायता के भी समाज का काम चल सकता है। यह कानून के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष जीवन की परिकल्पना थी। नेपोलियन द्वारा निर्मित नियम विधानों की संख्या 5 थी। ये इस प्रकार थी: पहला, नागरिक नियम जो कि सिविल कोड के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा, जायदाद संबंधी नियम। तीसरा, नागरिक नियम पद्धति। और चौथा, फौजदारी नियम संग्रह। और पांचवा, व्यापारिक नियम संग्रह। नेपोलियन विधि संहिता पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का जबरदस्त प्रभाव था।
वह पारिवारिक अनुशासन को बहुत महत्व देता था। उसका मानना था कि पुत्र को पिता की बात और पत्नी को पति की बात अवश्य माननी चाहिए। वह फ्रांस में कड़े पिताओं, आज्ञाकारी पुत्रों और बिना अधिकार वाली परतंत्र स्त्रियों की कल्पना करता है। विधि संहिता में पत्नी और संतानों पर परिवार के स्वामी के अधिकार को अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। पत्नी को पूर्णतः पति के नियंत्रण में रखा गया। तलाक पद्धति को बहुत कठिन बना दिया गया और परिवार के स्वामी को यह अधिकार मिला कि वह पारिवारिक संपत्ति को अपने इच्छानुसार किसी को भी दे सके। उसकी यह व्यवस्था क्रांतिकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध, परंतु रोमन कानूनी व्यवस्था के अधिक नज़दीक थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय फ्रांस में पारिवारिक अनुशासन छिन्न भिन्न हो गया था और समाज में अनैतिकता बढ़ गई थी, जिसे रोकना बहुत जरूरी था। लेकिन विवाह पद्धति में सुधार करके नेपोलियन ने एक नए मार्ग का पथ प्रदर्शन किया। नेपोलियन की विधि संहिता में व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया था कि जितना पुरातन व्यवस्था में भी नहीं था। किसानों को भूमि छिन जाने का जो भय था वह हमेशा के लिए जाता रहा और इसीलिए वे नेपोलियन के जबरदस्त समर्थक बन गए। विधि संहिता में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को भी पर्याप्त संरक्षण दिया गया था और इसके लिए ठेका, ऋण, लीज तथा स्टॉक कंपनियों से संबंधित अनेक धाराओं का निर्माण किया गया। इस विधि संहिता से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लग गया। ट्रेड यूनियन बनाना कानूनी अपराध माना गया। मालिक मजदूर के आपसी संघर्ष में अदालतों को यह कानूनी आदेश था कि वे मजदूर की अपेक्षा मालिकों की बात को अधिक महत्व दें। यह समानता के सिद्धांत का उपहास था। इसलिए प्राय यह कहा जाता है कि नेपोलियन की विधि संहिता पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की आधारशिला थी और बुर्जुआ क्रांति का चरम विकास थी। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का सर्वाधिक योगदान रहा था और क्रांति का सबसे अधिक लाभ भी इसी वर्ग को मिला था। नेपोलियन की विधि संहिता ने इन लाभों को एकत्र करके उन्हें सदा सर्वदा के लिए कानूनी आधार दे दिया। पामर के मतानुसार क्रांति से लाभ उठाने वाले अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। फ्रांस कृषक, प्रजातंत्र और बर्जुआ वर्ग का स्वर्ग बन गया। ऐतिहासिक दृष्टि से भी सामंतवाद के बाद क्रमिक विकास की दूसरी मंजिल पूंजीवाद ही है। इतिहासकार हेज का मत है कि उसकी विधि संहिता अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। नियमों की सरलता और कोमलता के कारण न केवल उनको फ्रांस में ही लागू किया गया अपितु यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देशों में भी लागू किया गया और बोनापार्ट को नया जस्टिनियन ठीक ही कहा गया है। एक अन्य इतिहासकार डेविड थॉमसन ने लिखा है, उसका सबसे बड़ा ध्येय फ्रांस का पुनर्निर्माण था, जिसने नेपोलियन को 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध शासकों में सबसे महान कहलाने का सबल अधिकार प्रदान कर दिया। निस्संदेह विधि संहिता नेपोलियन की एक स्थायी कीर्ति है। अब हम बात करते हैं नेपोलियन की विदेश नीति की। कौंसल बनते ही नेपोलियन को फ्रांस के नए शत्रु संघ से निपटना पड़ा, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित थे। रूस की अपने मित्रों से अनबन हो गई थी और वह संघ से अलग हो गया। इस समय ऑस्ट्रिया की एक सेना राइन के किनारे पर स्थित थी और दूसरी इटली में। हुआ यह था कि जब नेपोलियन मिस्र अभियान पर गया हुआ था तो उस समय ऑस्ट्रियाई सेना ने फ्रांसीसी सेनापति मेसेना को परास्त करके जियोना में शरण लेने पर विवश कर दिया और बाद में उसने जिनेवा की घेराबंदी कर दी। इस समय मेसेना की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। नेपोलियन ने एक अत्यंत जोखिमपूर्ण योजना बनाई। उसने ऑस्ट्रियाई सेनाओं तथा उनके देश के बीच में घुसकर पीछे से आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके लिए उसे विशाल सेना सहित बर्फीले आल्प्स पर्वत को लांघना पड़ा और यह काम केवल एक सप्ताह में पूरा कर लिया गया। सारा संसार उसके इस वीर कार्य से आश्चर्यचकित हो गया। 14 जून 1800 ईस्वी के दिन उसने इटली स्थित ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया। ऑस्ट्रियाई सेना को युद्ध विराम संधि के लिए विवश होना पड़ा और मिसियो तक का उत्तरी इटली का संपूर्ण भूभाग फ्रांस को सौंपना पड़ा। राइन के किनारे स्थित ऑस्ट्रियाई सेना से निपटने के लिए नेपोलियन ने अपने एक वीर सेनानायक मोरो को पहले से ही भेज दिया था। 6 मास के उपरांत के
तो जर्मनी में होहेन-लिंडेन नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध में मोरू ने ऑस्ट्रिया सेना को परास्त कर दिया। फलस्वरूप 9 फरवरी 1801 को ऑस्ट्रिया ने लुनेविले की संधि कर ली। इसकी शर्तें कैंपो फॉर्मियो की संधि के समान ही थी। अब केवल इंग्लैंड शेष रह गया था और उससे निपटना बहुत कठिन था। दोनों देशों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और संघर्ष काल में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी बेड़ों को कई बार परास्त किया तथा उसके मित्र राज्यों स्पेन, हॉलैंड आदि के कुछ उपनिवेशों को भी जीत लिया। अंत में दोनों पक्षों ने थक कर मार्च 1802 में आमिस की संधि कर ली। संधि के अनुसार इंग्लैंड ने फ्रांसीसी गणतंत्र को मान्यता दे दी। उसने फ्रांस के सब उपनिवेश लौटा दिए। लंका और ट्रिनिडाद के अलावा स्पेन और हॉलैंड के सभी उपनिवेश भी वापस कर दिए गए। इंग्लैंड ने माल्टा और मिस्र से अपनी सेनाएं हटा लेने का आश्वासन दिया। इस प्रकार गत 10 वर्षों के बाद यूरोप को युद्ध से मुक्ति मिली, परंतु यह स्थायी शांति नहीं थी। केवल 1 वर्ष बाद ही संघर्ष पुनः शुरू हो गया। वस्तुतः नेपोलियन ने संधि के तुरंत बाद अगले संघर्ष की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। उसने फ्रांस के बंदरगाहों तथा गोदियों को विकसित किया। नए जहाज बने और उन्हें मॉरिशस और माडागास्कर की और भारत के रास्ते पर भेजा गया। उधर इंग्लैंड भी पूरी तरह से चौकन्ना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा नेल्सन ने अगले संघर्ष की पूरी तैयारी कर ली थी। माल्टा के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों में पुनः संघर्ष शुरू हो गया, जो पहले से भी अधिक भयानक सिद्ध हुआ और वाटरलू के युद्ध तक जारी रहा। संधि के अनुसार इंग्लैंड को माल्टा द्वीप खाली करना था, परंतु अब इंग्लैंड उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में दोनों देशों के बीच कूटनीतिज्ञ संबंध समाप्त हो गया। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया, परंतु नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत फ्रांस तथा स्पेन के जहाज बेड़े को भारी क्षति उठानी पड़ी। अब लास्ट हम इसमें पढ़ते हैं कौंसल के टाइमिंग में कादूदाल षड्यंत्र। इस समय फ्रांस में राजतंत्र के समर्थक पुनः सक्रिय हो उठे थे और उनमें से कुछ साहसी लोगों ने नेपोलियन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। मोरंगो के युद्ध के थोड़े दिनों बाद ही नेपोलियन पर अचानक धावा बोला गया। नेपोलियन के बहुत से सैनिक मारे गए, परंतु वह स्वयं बच गया। इसके कुछ समय बाद लंदन में इससे भी खतरनाक षड्यंत्र रचा गया। इसका ध्येय लुईस ओलिवे के भाई अर्थवा के काउंट को पुनः राजा बनाने का था। इस षड्यंत्र के मुख्य नेता थे जॉर्ज कादूदाल और पिशेग्रू। कादूदाल और उसके साथियों को गिरफ्तार करके गोली से उड़ा दिया गया और पिशेग्रू कारावास में ही मर गया। और इस घटना से नेपोलियन के मन में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा जाग उठी और उसने पुनः ढोंग रचाया। सर्वप्रथम ट्रिब्यूनेट में प्रजातंत्र को समाप्त करने तथा नेपोलियन को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सीनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे सम्राट घोषित कर दिया। सीनेट की घोषणा में कहा गया था कि यह परिवर्तन फ्रांसीसी जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके बाद इस प्रस्ताव को जनता के समक्ष जनमत के लिए रखा गया, जिसमें 35 लाख मतों के बहुमत से जनता ने नेपोलियन को सम्राट बनाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि फ्रांसीसियों को राजतंत्र अभी भी पसंद था। परंतु नेपोलियन ने पुरानी परंपरा के अनुसार पोप के हाथों से राज मुकुट नहीं पहना, अपितु उसने स्वयं अपने हाथों से सिर पर राजमुकुट रखा। उसका जबकि वहाँ पर पोप मौजूद था, लेकिन उसका कहना था, मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक पर मैंने उसे उठा लिया। इस प्रकार फ्रांस में एक बार फिर से राजतंत्र कायम हो गया।